वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एमए इंग्लिश पार्ट 1 की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास विक्टोरियन नावल्स हैं आजकल, जिसमें हमारे पास जो आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो स्टूडेंट्स, अब नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू नो अबाउट द राइटर चार्ल्स डिकन्स, जो बड़े फेमस थे और ही वॉज बॉर्न इन 1812 and died in 1870. अब students, he was also famous for other novels as he wrote David Copperfield and Great Expectations and Bleak House is one of the renowned work of English literature as well. So students, Tale of Two Cities is also very important novel in the history of English literature, और इसको लिखा भी जो चार्ल्स डिकन ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। और इसकी जो टाइटल सिग्निफिकेंस है हम उसके बारे में बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, समरी के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, थीम्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हैं वो उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्वेश्चन जो पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन विद टाइटल सिग्निफिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़। बेसिकली अ टेल मीन कहानी, स्टोरी, टू सिटीज़ दो शहरों की। अब टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है स्टूडेंट्स, बेसिकली दो शहर हैं, जो इंग्लैंड का एक शहर है लंदन और दूसरा फ्रांस का एक शहर है पेरिस, जिसकी ये कहानी है। और स्टूडेंट, ये दो जो कंट्रीज़ हैं इंग्लैंड और फ्रांस, इनका कोई इतना डिस्टेंस भी नहीं है कि जो है वो लोग जो हैं वो इजीली ट्रैवल करते हैं। तो इस टाइटल सिग्निफिकेंस के साथ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 14 जुलाई, some says that, some said that it was started from 14 July 1789 to November 9, 1799, and it was about 10 years, and 35,000 massacred were there. तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है वो इख्तिताम पजीर उसके दौर में हुआ और उसने कहा। और स्टूडेंट्स, इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये भी है कि इस जो इरा की, इस एज की जो बाज़ गज़्त है वो दूर तक सुनाई देती है। और इसका जो आने वाले अदर राइटर्स हैं, जिस तरह रोमांटिक एज जो इसके बाद स्टार्ट हुई, उसमें जो बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं वो इससे इम्प्रेस हैं, इंस्पायर्ड हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलेज है, विलियम ब्लेक है, जॉन कीट्स हैं, और पी.बी. शेले हैं, एंड सम अदर पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ द टाइम एज वेल। तो ये भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस टाइम की। तो जो राइटर है हमारा चार्ल्स डिकन, ही समड अप हिज एज वेरी ब्यूटीफुली with using paradoxes, and at the start of the novel it was the best of time, it was the worst of time. ये बेहतरीन जो है वो जगह थी, बेहतरीन टाइम था, best of time and worst of time. He described it very beautifully, he summed up this beautifully. तो इसके 3 जो पार्ट्स हैं नावल के, जिस तरह रिकॉल टू लाइफ स्टूडेंट जो है इसका जो पहला है पार्ट, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 में 6 चैप्टर हैं, पार्ट 2 में 15 चैप्टर हैं, गैस 24 हैं, और पार्ट 3 में 15 चैप्टर हैं। तो इसका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो 2 सिटीज़ थे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो नावल है बेस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, और लंदन और पेरिस की बात हो रही है। और लुईस 16 जो था उस वक़्त जो है वो वहाँ पे जो बादशाह था, मोनार्की सिस्टम था, और उस वक़्त 3 सेगमेंट्स थे, 3 क्लासेस थी
जिनमें स्टूडेंट्स क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पेजेंट्री क्लास। तो जो टैक्स थी वो सिर्फ पेजेंट्री, वर्किंग क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास थी वही पे कर रही थी। नोबिलिटी जो थी उनको वॉर के अलावा, जिस तरह वो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी, उनको काम नहीं था और असले पे सारा पैसा लगाते थे और सारा टैक्स जो है वो गरीब पे करता था। क्लर्जी जो हैं, जो चर्च के क्लर्जी थे, पादरी थे, प्रीस्ट थे, वो भी, उनको भी इस्तिस्ना हासिल था टैक्स से। तो सारी जो प्रॉब्लम है वो पेजेंट्री और वर्किंग क्लास को देखनी पड़ती थी। और फिर इसी तरह 7000 जो पेजेंट थे, जो वर्किंग क्लास के नुमाइंदे थे, वो अपने सोशल जस्टिस के अगेंस्ट निकले और उन्होंने बेस्टील के जेल खाने से, प्रिजन से लोगों को छुड़ाया और इस तरह उन्होंने अरिस्टोक्रेसी क्लास को मारना शुरू कर दिया। अब जो ओरिजिनली स्टूडेंट्स, ये इसके की फैक्ट्स क्या हैं, पब्लिश हैं, वो 1859 में है और इसकी सेटिंग लंदन में हुई है, क्योंकि राइटर हमारा जो चार्ल्स डिकन है वो इंग्लैंड का है। तो स्टूडेंट्स के अलावा दो बड़े नाम हैं, जॉन लॉक और रोसो। ये जो फ़िलासफ़र्स थे बहुत बड़े, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनकी जो राइटिंग है, इनके जो काम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर को इंस्टिगेट किया, अर्ज किया, ठीक है, इंथुजियाज़म लेके आए उनके अंदर। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है नावल के अंदर, आई मीन टू से उस टाइम में। अब स्टूडेंट हम नावल को स्टार्ट करते हैं। हम करैक्टर्स और समरी को इकट्ठा स्टार्ट करेंगे ताकि समरी भी क्लियर होती जाए और करैक्टर्स भी आपकी समझ में आ जाए। स्टूडेंट 1775 का टाइम है, 1775 का टाइम है और यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाए करैक्टर्स के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स जारविस लॉरी और लूसी मैनेट, ये एक ही जो कैरिज है उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। तो जारविस लॉरी को एक मैसेज वसूल होता है जो होता है रिकॉल टू लाइफ। क्या है उसका? रिकॉल टू लाइफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉल टू लाइफ हमारे पहले चैप्टर का नेम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल्ड टू लाइफ। अब स्टूडेंट जारविस लॉरी जो है टेल्सन बैंक का एक मुलाजिम है और वो पेरिस जा रहा है और उस वक्त लूसी मैनेट के साथ मुलाकात होती है। तो लूसी मैनेट, उसको पता चलता है कि ये डॉक्टर मैनेट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट करैक्टर है, इस नावल का अहम रोल है, उसकी बेटी है और 18 साल तक से डॉक्टर मैनेट जो है प्रिजन है बेस्टील की एक जेल के अंदर। तो अब जो है वो रिकॉल टू लाइफ हो गई है, उसको जो है वो किसी तरह, जो उसका एक सर्वेंट था मिस्टर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज अपनी वाइफ के साथ मिलकर, और मिस्टर मैडम डिफार्ज वेरी इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उसका सर्वेंट होता है। ये किसी तरह डॉक्टर मैनेट को वहाँ से ले आते हैं और ला के जो है वो अपने, इनका जो वाइन शॉप होती है उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे स्टे किया होता है। तो लूसी मैनेट को वो जाके डॉक्टर जो जारविस लॉरी है उससे मिलवाता है। तो जो डॉक्टर मैनेट होता है वो ही वॉज मेंटली रिटार्डेड, ही वॉज ऑल्दो ही वॉज अ फिजिशियन, तो ही वॉज अ मेंटली रिटार्डेड। उसको याद नहीं होता कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। फिर उसके बालों से जो डॉल टाइप उसके ब्राउन बाल होते हैं, उससे फिर देख के जो है ना स्टूडेंट्स ये उसको पहचानता है। तो उसको फिर अब याद आती है। अब वहाँ से वो निकल के जो है वो दोबारा इंग्लैंड में आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जो चार्ल्स डार्ने हैं, इसको ये उनके साथ ट्रैवल करता है। 70-80 आ गया, 5 साल का अरसा गुजर गया। वहाँ पे ये विटनेस होते हैं दोनों बाप बेटी, तो कि ये स्पाई है कि नहीं है, क्योंकि ये चार्ल्स डार्ने जो है वो एवरमोंडे जो अरिस्टोक्रेसी क्लास है उसका एक नुमाइंदा है। तो ये सारा कुछ छोड़ के ही एस्केप फ्रॉम रियलिटी, एस्केप फ्रॉम अरिस्टोक्रेसी क्लास, वहाँ से छोड़ के ये इंग्लैंड में रहना शुरू कर देता है कि आप लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, लेकिन इसको स्पाई समझते हैं, जासूस समझते हैं। तो ये फिर वहाँ से छूट जाता है। किस तरह छूटता है? सिडनी कार्टन और मिसेस स्ट्राइवर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। स्ट्राइवर जो है वो बड़ा फेमस रिनाउंड लॉयर है इंग्लैंड का, और सिडनी कार्टन जो है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हम कह सकते हैं इसको। ये चार्ल्स डार्ने हैं तो दोनों प्रोटैगनिस्ट, लेकिन सिडनी कार्टन मच इंपॉर्टेंट। अब उसकी क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो भी अभी बात करते हैं। स्ट्राइवर जो है सिडनी कार्टन के साथ मिलकर चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है, रिलीज़ करवा देता है। तो लूसी मैनेट एक करेक्टर है हमारे पास स्टूडेंट, और चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन एंड मिसेस स्ट्राइवर, दे 3 वर ट्रैप्ड इन लव विद लूसी मैनेट। तो लूसी मैनेट जब ये अपनी किस्मत आजमाता है मिसेस स्ट्राइवर, तो जारविस लॉरी इसको मना कर देता है। फिर जो सिडनी कार्टन होता है, ही वॉज अ साइलेंट लवर होता है, तो वो बताता ही नहीं है। तो आल्दो उसकी फिर एंड पे जो भी उसका होता है, चार्ल्स डार्ने जो है वो कामयाब हो जाता है और लूसी मैनेट के साथ शादी जो है वो करना शुरू करता है।
उसकी शादी होती है। एंड द वेडिंग वॉज वेरी सिंपल एंड अनऑस्टेंटेशियस एंड देयर वर नो गेस्ट इनवाइटेड देयर एक्सेप्ट जार्विस लॉरी। सिर्फ जार्विस लॉरी जो उसका अंकल होता है उसको इनवाइट किया होता है। तो उसके बाद भी जो सिडनी कार्टर होता है वो बड़ा अटैच होता है लूसी मैनेट के साथ। इसकी बेटी भी होती है, उसके साथ भी बड़ा प्यार करता है। अब स्टूडेंट उधर से रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो टाइम 1792 आ गया, 1792 आ गया। 1792 में स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो आगे तेज़ हो जाते हैं। और रेवोल्यूशनरीज को तैयार कौन करता है? मिस्टर एंड मैडम डिफार्ज। अब उससे पहले स्टूडेंट एवरमॉन्ड फैमिली को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एवरमॉन्ड जो है वो एक बगी पे जा रहा होता है, एक्सीडेंटली इसकी बगी के नीचे जो है वो एक बरसात आदमी होता है, उसका बेटा आ जाता है। तो उसकी वो जान की कीमत एक कॉइन फेंक के चला जाता है कि ये लो, ये तुम्हारी जान की कीमत है। तो बाद में एवरमॉन्ड को वो जो है उसका जो बाप बच्चे का होता है वो मार भी देता है। अब चार्ल्स डार्ने जो है वो भी एवरमॉन्ड फैमिली में से है। अब जिस दिन शादी होती है स्टूडेंट उस दिन डॉक्टर मैनेट को ये बात पता चलती है कि चार्ल्स डार्ने तो उसी एवरमॉन्ड फैमिली में से है जिसकी वजह से वो 18 साल प्रिजन में रहा है। बट ये बात वो अब अपनी बेटी को नहीं बताना चाहता ताकि उनकी शादी ना टूटे। एंड ही वॉज मेंटली रिटार्डेड अगेन। तो एंड ही यूज टू डू शू मेकिंग। जब वो मेंटली रिटार्डेड होता है तो जूतियाँ गाड़ना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त नहीं बताता, खैर वो बेहतर होता है। चार्ल्स डार्ने इस तरह का नहीं होता जिस तरह एवरमॉन्ड फैमिली थी, अरिस्टोक्रेसी क्लास थी। एनीवे कम टू द पॉइंट। अब चार्ल्स डार्ने को किसी तरह अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो भी एवरमॉन्ड फैमिली से है। उसको बेसिकली कौन बुलाता है? जो गैस्पर्ड होता है वो वहाँ पे उनका जो नौकर होता है एवरमॉन्ड फैमिली का, तो वो उसको वहाँ पे बुलाता है। वो उसको बचाने के लिए उसके पास आता है पेरिस में, तो वहाँ पे उसको कैद कर लिया जाता है। अब किसी तरह डॉक्टर मैनेट अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यूज़ करके इसको छुड़ा लेता है। लेकिन जिस तरह वो बाहर निकलता है उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। मैडम डिफार जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको दोबारा कैद खाने में दिलवाती है कि ये एवरमॉन्ड फैमिली का आखिरी हिस्सा है, इसको और लूसी मैनेट और इसकी बेटी को भी मार दिया जाए, क्योंकि ये भी एवरमॉन्ड फैमिली है, क्योंकि शादी तो इनकी उधर ही हुई है। और ये रेवोल्यूशनरीज का खासा होता है कि जो भी अरिस्टोक्रेसी क्लास या इस तरह की क्लास जो नोबिलिटी की, उसके अंदर का जो लास्ट नुमाइंदा भी बच्चा भी उनका हो, उसको भी मारना रेवोल्यूशन में ज़रूरी होता है। तो मैडम डिफार जो है शी वॉज ऑल द टाइम कीप साइलेंट एंड ऑल द टाइम इज़ निटिंग। ठीक है, बेसिकली वो निटिंग के थ्रू क्या कर रही होती है? दूसरों का मुकद्दर बुन रही है। अब उसके साथ क्या हुआ स्टूडेंट? अब ये इस पॉइंट पे आते हैं। डॉक्टर मैनेट जो है वो एवरमॉन्ड ये और इसका जो चार्ल्स डार्ने का बाप था इसकी वजह से प्रिजन में जाता है। अब वो जो 18 साल पहले प्रिजन में जाता है वो इसलिए जाता है कि एक लड़की के साथ जो है वो जना करते हैं, रेप करते हैं उसका जो एवरमॉन्ड है और उसका भाई। तो उसके बाद में फैमिली को मार देते हैं। अब ये बात जो है वो किस तरह डॉक्टर मैनेट को पता चल जाती है। अब डॉक्टर मैनेट वो प्रिजन में लिखता भी है, उसको वो प्रिजन में डाल देते हैं और वो लेटर एक लिखता है जो बाद में मैडम डिफार्ज के हाथ आ जाता है। अब वो जो रिवेंज लेती है मैडम डिफार्ज, बेसिकली वो जो जिसके साथ रेप हुआ था उसकी ये बहन होती है, किसी तरीके से बच जाती है, उस वक्त छोटी होती है। अब ये रिवेंज लेती है, रेवोल्यूशनरीज को तैयार करती है और अरिस्टोक्रेसी क्लास को ख़त्म कर रही है। अब जब इसको ये पता चलता है, इसका लेटर हाथ आ जाता है डॉक्टर मैनेट का, तो डॉक्टर मैनेट का लेटर जब उसके हाथ आता है तो चार्ल्स डार्ने को वो कहती है कि इसको प्रिजन में जो है वो सेंटेंस टू डेथ। अब बेला चॉप इन्होंने एक बनाया हुआ है औजार जिसके ऊपर रखते हैं इंसान को और उनका गला चॉप कर देते हैं, काट देते हैं, बहुत तेज़ धार जो आला होता है। तो मैडम डिफार्ज जो है वो उसको प्रिजन में डालती है। अब किसी तरीके से सिडनी कार्टन अपने कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके गैस्पर्ड से कीज़ लेके चार्ल्स डार्ने की जगह पे वहाँ पे पहुँच जाता है और चार्ल्स डार्ने जो है स्टूडेंट वो बाहर निकालता है उसको और ख़ुद उसकी जगह पे उसका बेस बदल के उसके जो ड्रेस है वो पहन के वहाँ पे अपने आप को जो है वो सेंटेंस टू डेथ के लिए छोड़ देता है। अब लूसी मैनेट, डॉक्टर मैनेट, जार्विस लॉरी और चार्ल्स डार्ने, इन चारों को जो है वो पेरिस से बाहर निकाल देता है, वो इंग्लैंड पहुँच जाते हैं। इधर से सिडनी कार्टन को जो है वो फांसी की सज़ा हो जाती है। वो ही कंसिडर हिमसेल्फ दैट ही रिस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ, that he consider himself a Jesus Christ, just like a Jesus Christ, कि मैं जीसस क्राइस्ट की तरह जो है क्रूसिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। although he sacrifices his love, he sacrifices himself for love, for the sake of love, तो उसके लिए वो अपनी कुर्बानी देता है।
तो ये सारी सम एंड सब्सटेंस है स्टूडेंट्स पूरे नावल का, बड़े इंपॉर्टेंट करेक्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट नावल है, ठीक है। जिस तरह एक दो करेक्टर हैं, जेरी क्रंचर, रॉजर क्लाइव, मैंने इतने डिस्कस नहीं किया, ये स्पाई हैं और एक दो और हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके जो थीम्स हैं। अब थीम्स में देखते हैं स्टूडेंट, रिस्ट्रक्शन है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन आता है पेपर में भी, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल। तो इसमें रिस्ट्रक्शन, रीजनरेशन, रिस्ट्रक्शन मीन रीजनरेशन, जिस तरह डॉक्टर मैनट का रिस्ट्रक्शन है 18 साल बाद, चार्ल्स डार्ने का है, सिडनी कार्टन का है, ठीक है। इस तरह ये रिस्ट्रक्शन है, आप जो आपको बेहतर लगेगा। फिर इसमें आपको जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसके ऊपर लिखें, उस पर आप चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। क्लास स्ट्रगल है, ऑल दो थ्रू आउट द नावल क्लास स्ट्रगल है, पीजेंट्री क्लास है स्टूडेंट्स, उसी की क्लास स्ट्रगल है कि वो किस तरह मेहनत करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और उस वक्त जो है वो एक स्लोगन था, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस का स्लोगन था उसके रेवोल्यूशनरीज का, तो जो बाद में कामयाब भी होता है। फेट है, ऑब्वियसली मुकद्दर के थ्रू सारा कुछ चलता है। फैमिली है और सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल इनजस्टिस में देखें लोगों के साथ, आज भी यहाँ हम पाकिस्तान में भी देखें, डिफरेंट जगह पे हम इनजस्टिस बहुत देखते हैं, माशरती बेइंसाफियाँ बहुत देखते हैं, जिसकी वजह से हम जो गरीब क्लास है वो टैक्स पे कर रही है, अमीर जो है वो उसमें इंजॉय कर रही है। सेम इज़ द केस इन पाकिस्तान हेयर। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह ब्रोकन वाइन कास्क है। अब ब्रोकन वाइन कास्क, जिस तरह स्टार्ट में मटका टूटता है नावल के स्टार्ट पे, तो वाइन नीचे गिरती है। अब लोग हाथों के साथ अपनी बाल्टियाँ लेके आ जाते हैं। बेसिकली पॉवर्टी एंड स्टारवेशंस आर स्प्रेड ईच एंड एवरीवेयर, हर जगह फैलती है। तो वो बेसिकली सिंबलाइज किसको कर रहा है? ब्लड को। एंड रेवोल्यूशन डिमांड्स ब्लड, ठीक है। इसके बाद मैडम डिफाज की जो निटिंग है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि उसकी जो निटिंग है वो मुकद्दर दूसरों का बुन रही है, दूसरों के बारे में सोच रही है कि किस तरह मैंने ख़त्म करना है इसको। लें जी, ये स्टूडेंट्स टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस नावल का। अगर कोई बात रह गई हो तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।